और आज हम बात करने वाले हैं एसी के कुछ क्वेश्चंस की। हमने लास्ट वीडियो में पावर ऑफ द एसी सर्किट, पावर फैक्टर, चॉक कॉइल, इन सब बारे में बात करी थी। अब सबसे मिला के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने सीरीज एलसीआर सर्किट की भी बात करी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, is applied to a series circuit of, सीरीज बोल दिया, resistance 20 ohms, inductance of 100 millihenry and a capacitor of 30 microfarad। सीरीज में एलसीआर सर्किट आपको बता दिया गया। Does the current lag or lead the applied EMF and by what angle? आपसे पूछा गया फाई, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, और एंगल फाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फाई, और फाई का मतलब फॉर्मूला पता है, 10 इनवर्स x बाय आर, ये होता है आपका फाई, है ना। तो अगर फाई मुझे निकालना है तो मुझे पहले x निकालना पड़ेगा। r तो गिवन है, और x क्या होता है? x होता है XL माइनस XC, रिएक्टेंस का डिफरेंस। और रिएक्टेंस भी हमें पता है, XL अगर अपने को निकालना है तो होता है ओमेगा L, और XC अगर निकालना है तो होता है 1 बाई ओमेगा C। ये सारे फॉर्मूलाज अपने को पता है। ओमेगा कहाँ से आएगा? तो ओमेगा होता है 2 पाई f के बराबर। f दे रखा है 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा। क्लियर? तो अब क्या सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो XL अगर निकालें तो XL आएगा ओमेगा इंटू L। ओमेगा इज 100 पाई, L आपको दे रखा है 100 मिली हेनरी इंटू 10⁻³ ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 31.4 ओम्स। पाई की वैल्यू 3.14 रखी, ये आपको मिल गया। दूसरे आपको अगर XC पूछा गया तो वो होता है 1 बाई ओमेगा C, तो मतलब 1 बाई ओमेगा की जगह रखा 100 पाई, C आपको दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड 10⁻⁶। कितना आएगा ये? आपको मिलेगा 106.16 ओम्स, ऐसा आपको ये मिला। ठीक है, आपको निकालना है x इज XL माइनस XC, फाइनल वैल्यू आप बताएंगे तो 31.4 माइनस 106.16, आंसर आएगा नेगेटिव। ये तो मैं बात समझ में आ रही है, और आएगा माइनस 74.16 ओम्स। ये आ गया। अब आपको पूछा कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो फाई की वैल्यू मैं देखता हूँ। फाई आता है 10 इनवर्स x बाई आर। x आया आपके पास माइनस 74.16 बाय आर, आपको दे रखा है ऑलरेडी 20 ओम्स, तो ये आता है 10 इनवर्स ऑफ माइनस 3.73 के आसपास। ठीक है, ये आता है। और ये देखिए, एक तो माइनस साइन पहले आ गया, मतलब जो फाई आना है वो नेगेटिव आना है। तो फाई नेगेटिव आएगा मतलब आई की वैल्यू अपने को पता होती है, क्या लिखते हैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसा लिखा जाता है ना। अगर फाई की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ, माइनस में जो भी एंगल आ रहा है यहाँ पे वो, ठीक है, लेट्स से एंगल आया आपका, यहाँ से आप एंगल जब लिखेंगे तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 75 डिग्रीज, ये आपका एंगल आएगा 10 इनवर्स में। तो यहाँ आएगा माइनस 75, तो क्या ये आंसर अंदर आ रहा है ओमेगा टी प्लस 75? यस। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है करंट का, वो बन रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 75। इसका मतलब करंट यहाँ जो है वो लीड कर रहा है द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन में पता है क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम अप्लाइड वोल्टेज लिखते हैं। करंट जो है उसे लीड कर रहा है बाय प्लस 75 डिग्रीज। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो करने का तरीका सब क्वेश्चन में ऐसे ही करने हैं। जो आपको निकालना है पहले वो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से उसको बैक ट्रेस करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं फाई निकालना था तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ये, इसमें क्या चाहिए? आर गिवन है, एक्स चाहिए, एक्स का फॉर्मूला होता है ये, इसमें एक्सएल और एक्ससी का फॉर्मूला होता है ये, ओमेगा चाहिए तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ये। सब चीजें एक बार मिल गई आपको, अब आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है एक 100 वोल्ट एसी सोर्स। अब ये 100 जो आपको दिया होता है ना, जब सिर्फ आपको दिया है कि 100 वोल्ट एसी सोर्स है, तो ये आरएमएस वैल्यू गिवन होती है आपको। कौन सी वैल्यू गिवन होती है? आरएमएस। तो लिखा है 100 वोल्ट एसी सोर्स, ठीक है भैया,
तो ERMS आपको दे रखा है 100 वोल्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 500 हर्ट्ज, इज कनेक्टेड टू एन LCR सर्किट। LCR आपको दे दिया, मतलब सीरीज सर्किट है। L आपको दे रखा है 8.1 मिली हेनरी, C आपको दे रखा है 12.5 माइक्रोफेरेड्स और R आपको दे रखा है 10 ओम्स। ये सारी चीजें आपको गिवन है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया है, VR। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? तो हमें पता है कि VR होता है I इंटू आर के बराबर, जो करंट वहां से जारी है इंटू आर करेंगे तो अपने को मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब I अपने को निकालना है, बेसिकली बात यह है, क्योंकि R तो अपने को पता है। I निकालने का तरीका क्या था? I होता है E बाय Z के बराबर, ये भी हमें पता है। तो E आपको दे रखा है 100, एक बार E तो पता ही है, Z पता चल गया तो I मिल जाएगा, I मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और Z क्या होता है ये भी हमें पता है, Z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। जहां x क्या है, x है XL माइनस XC। XL आपको पता है ओमेगा L होता है, XC आपको पता है 1 बाई ओमेगा C होता है, और ओमेगा आपको पता है 2 पाई F होता है। सारी चीजें अब अपन आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अगर ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा आपको मिलेगा 2 पाई F के बराबर। F आपको दे रखा है 500, तो 2 पाई इंटू 500, ये आपको मिलेगा 8.1, सॉरी ओमेगा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से आपका हो जाएगा 1000 इंटू पाई, पाई इज 3.14, तो ये हो जाएगा 3140, ये आपका आ जाएगा ओमेगा रेडियन पर सेकंड। क्लियर? अब आपको निकालना है XL। XL होता है ओमेगा L। L आपको गिवन है 8.1 मिली हेनरी, तो 3140 इंटू 8.1 इंटू 10⁻³ ये आपको मिलेगा 25.431 ओमेगा। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। XC जो आपको चाहिए होता है 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा आपको पता ही है 3140, C आपको दे रखा है यहाँ पे 12.5 माइक्रोफेरेड, तो 12.5 इंटू 10⁻⁶ ये हो जाएगा। इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25.478 ओमेगा, ये आपको मिल गया। अगर देखा जाए इसका x कितना आ रहा है तो आता है XL माइनस XC, मिलेगा 25.431 माइनस 25.478, यह रहा है बहुत छोटा सा नेगेटिव ऑफ 0.0437 ओम, इतना छोटा आ रहा है। अगर हम z निकालते हैं तो आता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r आपको यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 10 ओम्स, तो देखिए अगर रूट में आप अगर करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर जो कि बहुत छोटा है, तो हमें पता है कि ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 10 ओम के बराबर ही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर जेड अपन सीधा सीधा 10 ओम के बराबर ले सकते हैं। जेड मिल गया 10, तो आई आपको मिल जाएगा ई बाय जेड से। ई आपको दे रखा है ऑलरेडी 100, जेड आपने निकाला 10, ये आएगा 10 एम्पियर्स। एक बार करंट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा आई आर से, तो हो जाएगा 10 इंटू आर भी आपको दे रखा है 10, 100 वोल्ट्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 750 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 750 हर्ट्ज, 20 वोल्ट सोर्स, 20 वोल्ट आपको दे दिया, is connected to a resistance of 100 ohms, inductance of 0.1803 henries, and a capacitance of 10 microfarad, all in series. Calculate the time, पूछा गया आपसे वो time in which resistance जिसका आपको थर्मल कैपेसिटी दे रखी है 2 joules per degree centigrade will get heated by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्वेश्चन है। आपको वो टाइम पूछा गया जब
ये जो रेजिस्टेंस है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। कितने टाइम में ये इतना हीट हो जाएगा, ये पूछा गया। तो कुल मिला के अपने को पता है रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है। अगर मैं पावर यहां से निकाल लूं तो पावर इनटू टाइम विल गिव यू हीट। क्लियर है बात? और वहां से अपन टाइम आराम से निकाल सकते हैं। अभी थर्मल कैपेसिटी क्या दे रखा है नहीं पता, तब भी हम यहां से समझ सकते हैं 2 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 जूल्स एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर है? पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो 2 जूल हीट यहाँ पे मुझे चाहिए। तो 10 डिग्री से अगर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए? तो टोटल हीट रिक्वायर्ड यहां मैं लिख सकता हूं, कितनी हो जाएगी? 2 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आया? 20 जूल्स। 20 जूल मुझे टोटल हीट चाहिए। ठीक है, अभी कितने टाइम में मिलती है वो टाइम मुझे निकालना है। तो अगर मैं एवरेज पावर निकाल देता हूं, इनटू टाइम करूंगा तो हीट मिल जाएगा, सीधा सा हिसाब है। तो एवरेज पावर क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने लिखा था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये फॉर्मूला लिखा था आपने, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ओके, तो ई आर एम एस दे रखा है आपको ऑलरेडी 20 वोल्ट्स, जब सीधा ये दिया होता है तो ये ई आर एम एस ही गिवन है। आई आर एम एस अगर निकालना है तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा ई आर एम एस बाई जेड, ये होता है आई आर एम एस। तो ई आर एम एस ई आर एम एस ये दो चीजें तो पता है, जेड अपने को निकालना है। कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है आर बाई जेड, तो आर भी गिवन है। कुल मिला के अपने को जेड पता चल जाए तो अपन सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो जेड होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही सारी बातें फिर से हैं। एक्स एल माइनस एक्स सी होता है आपका एक्स, और ओमेगा वगैरह वगैरह सारी चीजें अपने को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है वैसा ही जैसा अभी तक अपन करते आ रहे हैं। तो उसको फिर से पूरा सॉल्व ना करके मैं आपके सामने सिर्फ वैल्यू रख दे रहा हूँ। एक्स एल की जो आपके पास वैल्यू आएगी, एक्सएल जो आपको मिलेगा ओमेगा एल से, ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ से। ठीक है, तो एक ओमेगा एल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 849.2 ओम्स। एक्स सी की जो आपके पास वैल्यू आ रही है 1 बाई ओमेगा सी से, वो आपको मिलेगी 21.2 ओम्स। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए बार बार सॉल्व नहीं कर रहे अपन। एक्स आपको मिलेगा एक्स एल माइनस एक्स सी से, ये आपको मिल रहा है 828 ओम्स। ठीक है, तो यहां से z मिलेगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, आर आपको गिवन है 100, एक्स आपने निकाला 828, आप सॉल्व करेंगे तो यार उसको मिलेगा 834 ओम्स। ठीक है, अब एक बार आपको z मिल गया, अब अपन आराम से एवरेज पावर लिख सकते हैं। देखिए एवरेज पावर का ये फॉर्मूला भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आपने लिखा था ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को मैं लिखता हूँ ई आर एम एस बाई जेड, और कॉस फाई को मैं लिखता हूँ आर बाई जेड। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है एवरेज पावर का? ये बनता है ई आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला भी आप चाहे तो सीधा सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज अपने पास है। ई आर एम एस आपको गिवन है ऑलरेडी, दे रखा है कितना? 20, 20 का स्क्वायर। जेड अभी आपने निकाला 834 का स्क्वायर इंटू आर भी आपको गिवन है 100 के बराबर। तो यहां से आपको एवरेज पावर मिल जाएगी is equal to 0.0575 watt. This is the average power. अब अपने को तो चाहिए वो टाइम जब 20 जूल हीट वो सप्लाई कर दे, ये अपना हिसाब है अब, है ना? तो भाई अपने को पता है एवरेज पावर इनटू टाइम करूंगा तो मुझे मिलेगा हीट, बस यहीं से आपको करना है 0.0575 इंटू वो टाइम जब 20 जूल्स हीट मुझे मिल जाए। क्लियर? तो टाइम आएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.0575, टाइम आएगा सेकंड में क्योंकि वॉट इज जूल पर सेकंड, तो टाइम आएगा सेकंड्स में। ये मिलेगा 348 सेकंड्स ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली 348 सेकंड्स, जिसको आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको लगभग मिलता है 5.8 मिनट्स। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलेगा लगभग लगभग 5.8 मिनट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ वियर्ड हो सकती है, लेकिन हमें बात समझ में आनी चाहिए कि आपसे अगर हीट पूछा गया है तो आप पावर से उसको रिलेट करेंगे। एवरेज पावर इनटू टाइम विल गिव यू हीट। तो रेजिस्टेंस में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एक थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने यूज कर लिया कि ये उसकी थर्मल कैपेसिटी है, मतलब कितनी हीट उसे चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। 10 डिग्री बढ़ाना है तो इंटू 10 टाइम्स उसको हीट चाहिए, 20 जूल्स हीट उसको चाहिए थी। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन आप करेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एन LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट दे दिया विद 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, R दे दिया आपको 100 ohms, is connected to an AC source of 200 volt, E आपको दे दिया 200 volts, obviously ERMS है ये, and angular frequency आपको given है ओमेगा, ओमेगा आपको दे रखा है यहाँ पे 300 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ओमेगा चलिए दे दिए 300 रेडियन पर सेकंड। अब बोला व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ये एक LCR सर्किट है, बोला कि जब सिर्फ कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड तो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बार आपको बोला गया जो फाई है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, आई लैग्स बिहाइंड, ठीक है, ये आपको बोल रखा है। अब बोला गया व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, नेक्स्ट आपको बोला जब ओनली L इज रिमूव्ड, तो बोला गया द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। इस बार आपको फायदा रखा है 60 डिग्री, लेकिन आई जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। पूछा गया आपसे कैलकुलेट द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट। क्या पूछा है आपसे? करंट पूछा गया और एवरेज पावर आपसे पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्या किया जाए। हमें पता है कि भाई जब कैपेसिटर को रिमूव कर दिया गया, ये कंडीशन अपन लेते हैं, जब C इज रिमूव्ड, तो जब C रिमूव कर दिया तो XC हो गया 0, XC 0 हो गया, मतलब X जो बचा वो सीधा सीधा XL के बराबर हो गया। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ 10 फाई, तो मुझे फॉर्मूला पता है, होता है X बाई R। X अपने को पता है अब हो चुका है सिर्फ XL बाई R, ऐसा हो गया। तो यहां से मुझे XL मिल जाएगा। तो देखिए XL क्या होगा, 10 फाई इज 10 60 डिग्रीज रूट 3, तो 10 60 इज रूट 3 इंटू R, R गिवन है आपको 100, ये आपको मिलेगा XL। तो यहाँ से XL आ जाएगा आपके पास 100 रूट 3 ohms, ठीक है। सॉरी। सेकंड केस, जब L इज रिमूव्ड, जब L रिमूव कर दिया तो इस बार XL 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि X इस बार बचेगा सिर्फ और सिर्फ XC के बराबर। तो यहाँ पे अगर 10 फाई देखा जाए तो हो जाएगा XC बाय R, अगेन 10 60 यहाँ पे दे रखा है रूट 3 इंटू 100, ये आपको मिलेगा XC, या XC आप लिख सकते हैं आ रहा है 100 रूट 3 ओम्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि XL और XC दोनों बराबर हैं, और ऐसा होता है तो हमें कंडीशन तुरंत याद आ जानी चाहिए कि दिस इज रेजोनेंस कंडीशन, है ना, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में हमें पता है कि Z होता है सीधा सीधा R के बराबर, क्योंकि X तो हो जाएगा 0, XL माइनस XC 0 हो जाएगा, तो Z आएगा सीधा सीधा R के बराबर। हम लिख सकते हैं करंट होगा E बाय Z, ये एक्चुअली सब RMS ही गिवन है अपने को, ERMS गिवन है। ERMS आपको गिवन है ऑलरेडी 200 वोल्ट्स, R आपको गिवन है 100, तो करंट मिल जाएगा आपको 200 बाय 100 विच इज 2 एम्पियर्स। तो आपको करंट मिल गया। आपको पूछा था एवरेज पावर, ये फॉर्मूला भी हमें पता है, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है, cos phi is R by Z, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 के बराबर, है ना, पावर फैक्टर 1 होता है रेजोनेंस कंडीशन में, ये बात भी हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए, तो ERMS आपको गिवन है 200, IRMS अभी आपने कैलकुलेट किया 2, cos phi 1, आंसर आएगा 400 वॉट्स। दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट या डिसिपेटेड इन दिस LCR सर्किट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इस पूरे क्वेश्चन में? किए जा सकते हैं आराम से। अब कंडीशन हमें यहाँ पे चमकनी चाहिए कि जब XL और XC बराबर हो चुके हैं तो ये रेजोनेंस कंडीशन है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा कि एन इंडक्टर दे रखा है 20 इंटू 10⁻³ हेनरी, 20 इंटू 10⁻³ हेनरी,
A capacitor 100 microfarad, 100 into 10 raised to power 6 microfarad, तो -6 farad हो जाएगा. And a resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 314t. ये आपको दे रखा है, तो मैं इसको E लिख लेता हूं क्योंकि अपन E पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. E इक्वल टू 10 sin 314t, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ से अपन एक बात बता सकते हैं कि E नॉट जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और ओमेगा हो जाएगा 314 के बराबर. कैसे आया ये? अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके. E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर इसको किया तो E नॉट मिल गया 10 और ओमेगा मिल गया 314. ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 20 मिनट्स. क्या बोला? फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड द सर्किट इन 20 मिनट्स. अब 20 मिनट्स का जो टाइम है, अगर मुझे उसमें एनर्जी निकालनी है E, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ उसको कि ये होगी P एवरेज इनटू टाइम T. ये आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज पावर इनटू टाइम करेंगे तो अपने को एनर्जी मिल जाएगा. तो बस वही अपने को एवरेज पावर निकालना है, टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है. तो चलिए देखते हैं. एवरेज पावर क्या होता है फॉर्मूला? ई आर एम एस, या आर एम एस ना लिख के अपन ई नॉट वाले टर्म में भी लिख सकते हैं. अपने को पता है फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई. ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी फॉर्मूला अपने पढ़ा हुआ है. तो ई नॉट अपने को ऑलरेडी गिवन है 10, आई नॉट अपने को निकालना है, तो आई नॉट अपन निकाल सकते हैं जेड से. अपने को ओमेगा भी पता है, सबको मिला के जेड से अपन आई नॉट निकाल सकते हैं, और कॉस फाइव में भी आर बाई जेड चाहिए. तो इस फॉर्मूला को अगर मैं फिर से लिखूं तो लिख सकता हूँ हाफ ई नॉट, आई नॉट की जगह लिखूंगा ई नॉट बाई जेड, कॉस फाइव की जगह लिखूंगा आर बाई जेड. देखिए क्या मिलता है फाइनली, मिलेगा ई नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर, एक नीचे 2 भी आएगा. ये आपका फॉर्मूला बन रहा है फॉर पी एवरेज. और अपने को निकालनी है एनर्जी विच इज पी एवरेज इनटू टाइम. ये आपको फाइनली करना है. तो करने के लिए आपको बस z चाहिए, बाकी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे है. z निकालने का तरीका हमें पता है, होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? रूट ओवर आर स्क्वायर, आर इज 50 का स्क्वायर प्लस एक्स एल इज ओमेगा एल, ओमेगा है आपके पास 314, एल आपको दे रखा है इंटू 20 इंटू 10⁻³ minus xc. xc is 1 by omega c. 1 by omega is 314 into c is 100 into 10⁻⁻⁶. ऐसा ही पूरा एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर रूट में. ये अपने को सॉल्व करना है. सॉल्व आप करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. z जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है फाइनली 56 ओम के आसपास, लगभग 56 ओम इसका वैल्यू आती है. तो z मिल गया. अब आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं. एनर्जी विल बी एनर्जी का ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट इज 10 तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर इंटू आर, आर आपको गिवन है 50 इंटू टाइम. टाइम यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पावर अपने को वॉट में मिलती है, जूल पर सेकंड में. तो टाइम भी अपने को सेकंड में चाहिएगा. 20 मिनट्स इंटू 60 ये हो जाएगा सेकंड्स में. यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एनर्जी का. एनर्जी विल बी 951 जूल्स. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर है? कोई खास बात नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, वही अपने को पूछा गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछा गया अ बॉक्स P and a coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency. चलिए एक बॉक्स, मैं आपके सामने सर्किट बनाता हूँ जो उन्होंने बोल रखा है. सर्किट ऐसा है कि एक बॉक्स यहाँ बना रखा है. इस बॉक्स के अंदर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है. ये एक बॉक्स है यहाँ पे कनेक्टेड. इसके आगे एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है और आगे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, ये आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर. ये अंदर जो रेजिस्टेंस है ये 32 ओम्स का है. ये इंडक्टर जो है 4.9 मिली हेनरी का है, 4.9 है ये. और जो ये रेजिस्टेंस है ये 68 ओम्स का है. ठीक है, इसको नाम दे रखा है दिस इज C, दिस इज R1, L और R2.
ये सारी आपको चीजें गिवन है। ये जो पूरा है दिस इज एक्चुअली कॉइल, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी चीज क्या है, कॉइल क्यू इसको नाम दे रखा है इन्होंने इस पूरे चीज को, और ये जो है ये है बॉक्स पी, ये पूरा क्वेश्चन में ऐसा इसको दे रखा है, बॉक्स और कॉइल। इन दोनों को एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है ऐसा बोला गया। ठीक, फिर से पढ़ लेता हूँ। अ बॉक्स पी जो दिखा रखा है कैपेसिटर और R1 के साथ, एंड द कॉइल Q जो दिखा रखा है L और R2 के साथ, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स है। द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज कांस्टेंट एट 10 वोल्ट्स। इसका ईएमएफ है कांस्टेंट 10 वोल्ट्स पे, मतलब ई नॉट आपको इसमें दे रखा है 10 volts. Box P contains a capacitance of 1 microfarad in series with a resistance of 32, अपन already बना चुके हैं। Coil Q has a self-inductance 4.9 millihenry and a resistance 68 ohm, ये भी अपन बना चुके हैं। The frequency is adjusted so that the maximum current flows in P and Q, ये आपका point है। Frequency is adjusted so that current is maximum इन P एंड Q, मतलब सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम है, ऐसा फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। ठीक है, पूछा गया फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ P एंड Q एट दिस फ्रीक्वेंसी। आपसे XP पूछा गया है कितना होगा और XQ पूछा गया है कितना होगा। इम्पीडेंस ऑफ P एंड Q, ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। दूसरी बात जो आपसे पूछी गई, आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस P एंड Q रेस्पेक्टिवली। आपसे वोल्टेज अक्रॉस P भी पूछा गया और वोल्टेज अक्रॉस Q भी पूछा गया। क्लियर है बात? ये आपका क्वेश्चन है।